आज की वीडियो में बात करेंगे टेक बर्नर की पोजीशनिंग मिस्टेक्स के बारे में कि उन्होंने क्या गलती करी जिसकी वजह से इतनी नेगेटिव हेट उनको मिल रही है। इंडिया में कोई टेक प्रोडक्ट लॉन्च करना बहुत ही बड़ी चीज होती है और अगर वो टेक प्रोडक्ट कोई टेक यूट्यूबर निकाले तो बात और ज्यादा बढ़िया हो जाती है। अगर वो यूट्यूबर बहुत ही जबरदस्त मार्केटिंग कर दे तो हाइप थोड़ी और ज्यादा क्रिएट हो जाती है। ज्यादा हाइप की वजह से आती है ज्यादा एक्सपेक्टेशन और अगर आप एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाते तो आपका प्रोडक्ट फेल हो जाता है। रिसेंटली टेक बर्नर ने अपनी स्मार्ट वॉच लॉन्च करी। इन्होंने अपनी वॉच को 7,000 के आसपास प्राइस किया, कहा कि हमारे जो सेंसर है वो एप्पल और सैमसंग जैसे है और जैसी प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचता है बहुत सारे कंसर्न्स निकल के आते हैं। कोई कहता है सॉफ्टवेयर में बहुत सारे बग है, कोई कहता है क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, कईयों ने बोला ट्रांसपेरेंसी इशू है भाई, कई लोगों ने आफ्टर सेल सर्विस के अगेंस्ट बोला। देखो समझने की कोशिश करो, जो टेक बर्नर के व्यूअर्स है ना वही उनके कस्टमर्स है, वही उनका प्रोडक्ट ले रहे हैं और आज के टाइम पे यूट्यूब में इतनी अवेयरनेस आ गई है, लोग वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लेने की तरफ जाते हैं। अब जितने भी टेक बर्नर है मार्केटिंग कैंपेन्स करे जो कि मैं कहूँगा बहुत ही जबरदस्त है, बट उसके अंदर कहीं ना एक पोजिशनिंग हो रही थी कि भाई हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत सुपीरियर है, हमने जो सेंसर्स बनाए हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे। तो उससे क्या हुआ, लोगों के दिमाग में क्रिएट हो गया भाई प्रोडक्ट तो बहुत ही दौड़ आने वाला है। लोगों को लग रहा था अगर 7,000 रुपये प्रोडक्ट है ना तो ये तो एप्पल वॉच के लेवल का होगा, 50,000 वाली वॉच के एग्जैक्ट लेवल की क्वालिटी मिलने वाली है आपको 7,000 के अंदर। कंज्यूमर्स व्हेन दे सी इट की 90,000 70,000 की वॉच के साथ आप कंपेयर कर रहे हो उसे, तो एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से परसीव्ड वैल्यू जो होती है, जो लोगों को सोचना था ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। बट जब प्रोडक्ट लॉन्च होता है ना वो लोगों की एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाता। थोड़ा सा समझदारी दिखाते हुए मैं चुप रहना प्रेफर करूंगा, बिकॉज इफ आई से देन आई कांट फिल्टर मच। देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ पोजीशनिंग का। पोजीशनिंग का मतलब क्या होता है, जो हमारी टारगेट ऑडियंस होती है उनके दिमाग में हम अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या मैसेज डालना चाहते हैं। लोग आंख बंद करके हमारे प्रोडक्ट के बारे में जब भी सोचे तो उनके दिमाग में क्या इमेज क्रिएट हो, दिस इज पोजीशनिंग। मैं बोल रहा हूँ मार्केटिंग बहुत अच्छी करी है इन लोगों ने। मार्केटिंग मतलब अपनी टारगेट ऑडियंस को अपने प्रोडक्ट सर्विस के बारे में बताना ताकि हाइप क्रिएट हो, बस क्रिएट हो, बहुत बढ़िया किया। बट इसके अंदर जो पोजीशनिंग हो रही थी ना वो ये हो रही थी कि हमारा प्रोडक्ट तो बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है। और इसका रीजन भी मैं समझ सकता हूँ कि क्यों हो रहा था, क्योंकि 7,000 रुपये का प्रोडक्ट आ रहा था। अगर इंडिया के अंदर स्मार्ट वॉच की एवरेज सेल प्राइस की बात करके चले तो वो 1,000 से 2,000 के बीच की बिकती है। कस्टमर की साइकोलॉजी ये है कि भाई मेरे पास में स्मार्ट वॉच है, वो टशन मारने के लिए स्मार्ट वॉच पहनते हैं, अच्छी सी दिख रही हो, बस उनको यही चाहिए। तो श्लोक ने भी यही सोचा था कि भाई इसी पोजीशनिंग के ऊपर वो उतर जाते हैं। बट आपने जो पोजीशनिंग करी ना उसकी वजह से आपकी टारगेट ऑडियंस के दिमाग में आ गया कि भाई ये जो प्रोडक्ट आ रहा है ना ये 10 में से 9 नंबर मिलेगा, इसको इतना बढ़िया प्रोडक्ट होगा। बट एक्चुअली आपका जो प्रोडक्ट था वो 6 था या 5 था। उसके बाद में जब कस्टमर्स के हाथ में आया उनको लगा था वो था, आपका प्रोडक्ट था ऐसा, उनको आपका प्रोडक्ट 2 लगने लग गया। इसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेशन रियलिटी मिसफिट। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हो आप सामने हाइप इतनी ज्यादा क्रिएट कर देते हो और आप उस एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाते ना तो मान के चलो आपका प्रोडक्ट फेल होके ही रहेगा। नहीं, मैंने कहीं नहीं बोला स्क्रैप से वीडियो। नहीं भाई, मल्टीपल टाइम्स हुआ है। नहीं, मैंने ऐसा कहीं नहीं बोला। सबसे बड़ा एग्जांपल है ना टाटा नैनो का, जो कि मैं कहूंगा इसके उल्टा था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने प्रोडक्ट को हाइप क्रिएट कर दिया, हमारा प्रोडक्ट बहुत बड़ा है। टाटा नैनो ने क्या किया, उन्होंने गाड़ी निकाली 1 लाख रुपए की गाड़ी, लख तक किया, और उन्होंने कहा कि भाई आज जो स्कूटी बाइक पे घूमने वाला बंदा है वो भी अब गाड़ी के अंदर घूम सकता है। वो एक एस्पिरेशन बेच रहे थे। वो कह रहे थे कि आप कम रेट के अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। बट इंडिया के लोगों को ऐसा लगा कि 1 लाख रुपए का एस्पिरेशन क्या होता है भाई, यहाँ पर तो अगर मैं लखटकिया चलाऊंगा ना तो मेरी इज्जत डाउन हो जाएगी, लोगों को लगेगा इतनी सस्ती गाड़ी लेके घूम रहा है, गरीबी होगा। आज के टाइम पे ना लोग कहते हैं कि भाई एक इंजीनियरिंग मार्वल है वो, क्या प्रोडक्ट बना दिया था जिस रेट पे निकाल दिया था, बट फिर भी सेल्स नहीं बढ़ पाई क्योंकि पोजीशनिंग खराब थी। तो यहाँ पे बिजनेस लेसन समझने की कोशिश करो क्या है, ओवर कभी भी नहीं करना है। यहाँ पर अनार्क वालों ने क्या कहा कि भाई हम बेस्ट हम बेस्ट हम बेस्ट, आपने अपनी क्वालिटी को ओवर प्रॉमिस कर दिया, बहुत ज्यादा दिमाग में डाल दिया जिसकी वजह से आप फेल होते हुए दिखाई दिए। सिमिलरली नैनो वालों ने कहा कि हमारी गाड़ी बहुत सस्ती बहुत सस्ती बहुत सस्ती। जब भी आप एक्सट्रीम एंगल के ऊपर जाते हो पोजीशनिंग के अंदर तो आपकी पोजीशनिंग स्टेटमेंट खराब होती है। अब क्या हो रहा है, और गलत कर रहे हैं। अभी के टाइम पे इनकी पीआर इतनी नेगेटिव होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं पे भी यूट्यूब पे चले जाओ आपको हमेशा नेगेटिव कमेंट्स दिखाई देगी।
हो सकता है इस वीडियो के अंदर भी नेगेटिव कमेंट्स आने लग जाए, लोगों को लगे मैं श्लोक की तारीफ कर रहा हूँ। अगर मैं श्लोक की बुराई करूंगा, मैं कहूँगा भाई ये है वो है वो है, थंबनेल पे स्कैम वैम लिख दूंगा, तो बहुत हाई चांसेस है लोग तारीफ करेंगे। अभी मैं आपको बिजनेस कंसेप्ट समझा रहा हूँ, तो मैं किसी की बुराई और अच्छाई नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या प्रॉब्लम्स थी मार्केटिंग के अंदर। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि उनके सॉफ्टवेयर कहाँ से आया है, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ से आया है। मैं कोई टेक कैटेगरी का कंटेंट नहीं बनाता, मैं आपको समझा रहा हूँ परसेप्शन कैसे बिल्ड करी जाती है और कैसे उसको समझा जाता है। तो अभी के टाइम पे मेरे हिसाब से श्लोक को एक बहुत बढ़िया PR वाला बंदा चाहिए, कोई अच्छा टॉप लेवल वाला जो समझाए किस तरीके से इस नेगेटिव वाइब को आराम से किया जाएगा। अगर मैं अपनी बात करके चलूँ, अगर मैं होता श्लोक की जगह तो मैं किस तरीके से प्रोडक्ट को लॉन्च करता। पहले मैं बता रहा हूँ मैं कौन हूँ भाई। मैंने 14 साल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करी है, हमने 500 से ज़्यादा कंपनीज के प्रोडक्ट लॉन्च करे होंगे, बहुत सारे लोगों की मार्केटिंग करे है, और मैं सस्ते अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे क्लाइंट्स वेरी हाई टिकट वाले होते थे, हम इंटरनेशनली काम करते थे, इंडिया के अंदर हमने बहुत कम काम किया है। सबसे पहली चीज़, मैं पोजिशनिंग स्टेटमेंट बनाता, और कैसे बनाता थोड़ा सा इसका ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस आपको सिखाता हूं, ताकि आप किसी भी प्रोडक्ट की किसी भी सर्विस की खुद से पोजिशनिंग स्टेटमेंट बना पाओ। सबसे पहले आपको अपनी टारगेट ऑडियंस को समझना है, कौन है वो लोग, कहाँ से आते हैं, किस डेमोग्राफिक्स के अंदर आते हैं, क्या एज ग्रुप होगा, क्या उनके एस्पिरेशंस होंगे। तो अगर मैं श्लोक की बात करके चलूँ, क्योंकि एज अ कंटेंट क्रिएटर वो स्टार्टिंग में अपने प्रोडक्ट अपने यूट्यूब चैनल से ही बेचना चाह रहा है, तो अगर वो अपने चैनल से ही बेचना चाह रहा है तो हम उसकी चैनल की ऑडियंस को ही स्टार्टिंग की टारगेट ऑडियंस मान के चलेंगे। तो वो लोग कौन है? रिलेटिवली बच्चे, जेनजी। वो क्यों ले रहे हैं घड़ी, क्यों चाहिए उनको वॉच? शोशे के लिए? उनको ट्रैकिंग चाहिए या नहीं चाहिए? मेरे हिसाब से क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा। मेरा ऐसा मानना है कि जो इस एज ग्रुप के लोग हैं ना, वो ट्रैकिंग से ज़्यादा चाहते हैं कि मेरी घड़ी सुंदर दिखे, मैं टचन मार सकूँ अपनी घड़ी के अंदर। तभी तो रीज़न है ना कि 1000 से 2000 के बीच की सबसे ज़्यादा स्मार्ट वॉचेस बिक रही है। एक्यूरेसी नहीं है, शायद फीचर्स भी नहीं है, बट उनको दिखाई देता है अरे स्मार्ट है, देखो टच कर सकते हैं, देखो इसमें स्क्रीन है, उनको वो चीज़ में मज़ा आ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है प्राइस कॉन्शियस ऑडियंस है, वो ज़्यादा पैसे नहीं है उनके पास में, तो प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर हमारी ऑडियंस को हम प्रोडक्ट सस्ता पोजीशन करेंगे ना, दिखाएंगे कि हमारा प्रोडक्ट अफोर्डेबल है, वैल्यू फॉर मनी है, तो ज़्यादा अच्छा दिमाग में घुसेगा। साथ में मैंने श्लोक को देखा, वो हमेशा वीडियो के अंदर बोला हमारी जो वॉच है वो एंड्रॉयड और iOS दोनों पे चलती है, एंड्रॉयड iOS दोनों पे चलती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो उसकी ऑडियंस है उसमें से मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस एंड्रॉयड वाली होनी चाहिए, तो उनका फोकस एंड्रॉयड पे ज़्यादा होना चाहिए था, iOS पे कम होना चाहिए था। iOS में चलती है बट एंड्रॉयड में तो बहुत ही ज़बरदस्त चलती है। तो जितने भी नेगेटिव रिव्यूज़ निकल के आए ज़्यादातर एंड्रॉयड डिवाइसेस में ही निकल के आ रहे थे स्टार्टिंग के अंदर। उनका ऐसा कहना है उन्होंने अपडेट करके वो फीचर्स को सॉल्व कर दिया, सब कुछ कर दिया, बट आपको पहले ही करना चाहिए था ना प्रोडक्ट लॉन्च से पहले। अभी मैं आपको लॉन्च स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि मैं पर्सनली कैसे लॉन्च करता, जिसकी वजह से शायद बग्स कम आते। मैं ये नहीं कह रहा जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ 100% चलेगी, उसमें कोई फेलियर के चांसेस नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है उसमें जो लूप होल्स है ना वो थोड़े कम हो जाएंगे। अब अगली चीज़ मैं क्या देखूंगा, हमारी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन क्या है, ऐसी क्या चीज़ है जो उनको अलग बनाती है हमारे कॉम्पिटिटर से। ऐसा जैसे श्लोक कह रहे हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है डिज़ाइन इज सब्जेक्टिव, किसी को वो डिज़ाइन अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता। पर्सनली मुझे ये वाला डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगता है, जितना बेजललेस हो, जितना अच्छा हो। मेरे को एप्पल वॉचेस पर्सनली ज़्यादा पसंद है, बट इसका मतलब ये नहीं है किसी को अनाक का डिज़ाइन पसंद नहीं आएगा, किसी को कुछ नहीं आएगा, ये अपनी अपनी चॉइसेस वाली बात है। बट जैसा श्लोक का कहना है कि उन्होंने डिज़ाइन पे काम किया है, मतलब उनकी एक पोजिशनिंग स्टेटमेंट में एक बहुत बड़ा हाईलाइट होना चाहिए डिज़ाइन। दूसरा, जो मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे कि उनके बैंड की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, तो बैंड भी एक अच्छा पोजिशनिंग स्टेटमेंट हो सकता था कि हमारे ब्रांड्स की क्वालिटी सबसे सुपीरियर है, स्वेट फ्री ब्रांड है, ये है वो है वगैरह वगैरह। और तीसरा यूनिक सेलिंग था श्लोक खुद, लोग उनको फॉलो कर रहे हैं बहुत टाइम से, मतलब लोग उन पे ट्रस्ट करते हैं। आज अगर कोई भी क्रिएटर लेड ब्रांड आता है ना, तो लोग सिर्फ उस बंदे के चक्कर में उस प्रोडक्ट को लेते हैं। हो सकता है उस प्रोडक्ट में ऊपर नीचे कुछ भी हो, बहुत सारे क्रिएटर्स ने आके अपने टी शर्ट ब्रांड निकाले ना, क्वालिटी ऊपर नीचे हो, बट वो लोग क्रिएटर को सपोर्ट करने के लिए उस प्रोडक्ट को ले रहे थे। थर्ड स्टेप, हम कॉम्पिटिटर एनालिसिस करेंगे, हम देखेंगे कंपटीशन में क्या चल रहा है। तो हमको जैसे रिसर्च से मैं आपको बता रहा हूँ, मेजॉरिटी ऑफ जो वॉचेस है वो 1000 से 2000 के रेंज के अंदर जा रही है। अगर हम अपने प्रोडक्ट को 7000 पे निकालने को सोच रहे हैं, जो कि मैं कहूँगा अगर कम हो सकता है, स्टार्टिंग में लॉस में भी बेचना पड़े, तो मैं कहूँगा कम में बेचा जाए, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा वॉचेस तो नहीं बेचनी है ना,
जैसा रिव्यू आ रहा है कि 4 करोड़ की वॉच बिकी है, मतलब 5000 वॉचेस तो बिकी है। अगर वॉचेस को ब्रेक इवन पे भी भेज दिया जाए स्टार्टिंग के अंदर, तो हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्शन आएगा हमारे प्रोडक्ट का। कॉम्पिटिशन के अंदर एक और चीज़ है, वो है सेंसर्स। ऐसा श्लोक का कहना है कि जो सस्ती वॉचेस है उसके सेंसर बेकार होते, अच्छे नहीं होते, बट कुछ वॉचेस है जो कि इन्हीं के प्राइस रेंज के अंदर आती है, इसके सेंसर सही है। तो क्या हमने सही कॉम्पिटिटर को मेजर भी किया है? बहुत बड़ा सवाल निकल के आता है। एक्चुअली हमारा कॉम्पिटिटर वही होना चाहिए जो हमारी जैसी ऑडियंस को एड्रेस कर रहा है सेम प्राइस सेगमेंट के अंदर। श्लोक सेंसर के टाइम पे बात कर रहे हैं कि घड़ियों के सेंसर्स बहुत खराब होते हैं, मतलब 1-2 हज़ार वाली के, और जब वो कंपेयर कर रहे हो एप्पल वाले से कर रहे हो, देखो हमारे सेंसर एप्पल से कंपेरेबल है। बट एक्चुअली जो कंपैरिजन होना चाहिए था वो होना चाहिए था जो 5000-7000 के बीच की वॉचेस आती है उससे, कि हम उनके कंपैरिजन में कैसे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हमारा प्रोडक्ट सुपीरियर होना चाहिए। जो मैं आगे लॉन्च स्ट्रैटेजी बताऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि अगर प्रोडक्ट सुपीरियर भी ना हो ना तो भी श्लोक बच सकते थे। तो जितने भी चीज़ें हमने करी ना, इससे हम निकालते हैं कम्युनिकेशन, कि हमको मार्केट में क्या मैसेज डालना है। तो जितना मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरे पास वो वॉच नहीं है, मैंने यूज़ नहीं करी है, लुक्स, बैंड की क्वालिटी और श्लोक खुद, 3 बड़ी चीज़ें हैं जो कम्युनिकेशन में आनी चाहिए। कि भाई तुम्हारा भाई है, तुम्हारे भाई ने घड़ी निकाली है, इंडिया का एक क्रिएटर लेड ब्रांड आ रहा है मार्केट के अंदर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है अभी के टाइम पे, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कोशिश करी है आपको एक बहुत ही अच्छी लुक की वॉच निकाल सके, क्योंकि मार्केट में लोग लुक्स के ऊपर काम नहीं करते, हमने लुक के ऊपर काम किया है। उनका ऐसा कहना है स्टेनलेस स्टील की बॉडी है, तो ये भी कह सकते हैं कि हमने स्टेनलेस स्टील की बॉडी बनाई है, हमने एक यूनिक डिज़ाइन बनाया है जो कि आपको अलग करेगा मार्केट से, वगैरह वगैरह। यहाँ पर सेंसर को अगर स्टोरी में ना डाला जाता ना तो ज़्यादा अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा सेंसर खराब है वगैरह है, बट अगर आप इनके कॉम्पिटिटर्स, एक्चुअली कॉम्पिटिटर्स को देखोगे तो सेंसर्स सेम ही है, प्रोसेसर सेम ही है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कुछ मामलों में तो कुछ कॉम्पिटिटर्स अच्छा काम कर रहे हैं। इनके सेंसर जो मैंने रिव्यूज़ देखे अगेन, जहाँ पर इनके सेंसर रिलेटिवली स्लो चल रहे थे, मतलब उनकी जो रीडिंग आ रही थी वो थोड़े देर में आ रही थी, बाकियों में थोड़ा क्विक आ रही थी। तो मैं पर्सनली अगर करता तो मेरी पोजीशनिंग इसके अराउंड होती। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे हमको 3C मॉडल यूज करना है। हमको अपनी पोजीशनिंग स्टेटमेंट के अंदर 3 लोगों को समझना है, हमारे कॉम्पिटिटर, हमारे कस्टमर और हमारी खुद की कंपनी। सबसे पहले कस्टमर हमारी वॉच को क्यों ले रहा है? एस्पिरेशन, प्रेस्टीज, शोशा। भाई मैंने श्लोक की घड़ी पहनी है, मैं स्टेनलेस स्टील वाली वॉच पहनता हूँ, मेरी डिज़ाइन अलग है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अगर चाहते श्लोक तो उसके अंदर कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स आ सकते थे, क्योंकि स्मार्ट वॉच ही तो है, कि उसमें कोई QR कोड स्कैन करता तो इंटरनेट के ऊपर आ जाता उनका कुछ भी विजिटिंग कार्ड। आज के टाइम पे ना बहुत आसान हो गया है एक QR कोड वाली वेबसाइट्स बनाना। तो खाली आपकी वॉच के अंदर ये QR कोड होता, आपको कुछ नहीं करना था टच मारने के लिए, कि आप कहते हैं कि भाई अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, कनेक्ट ऑन दिस, तो यहाँ पे QR कोड खुल जाता, लोग उसको स्कैन करते, स्कैन करने से वो डायरेक्टली चले जाते किसी चीज़ के ऊपर। वहाँ पे उस बंदे की पर्सनल वेबसाइट हो सकती थी जहाँ पे वो फ्रीलांसिंग काम कर रहा होता, क्योंकि जो ऑडियंस है ना, मुझे ऐसा लगता है शायद वो फ्रीलांसिंग की तरफ भी जा रही है, वो काम करने की तरफ भी जा रही है, या फिर कुछ भी, क्योंकि मेरी ऑडियंस को मैं बेहतर समझता हूँ, लोग अपनी ऑडियंस को बेहतर समझते होंगे, तो वो कुछ भी QR कोड ऐसी चीज़ से लगा सकते थे जिससे लोगों की प्रेस्टीज बढ़े। दूसरा, इनकी खुद की कंपनी। मैं श्लोक से मिला था ऑलमोस्ट 1-1.5 साल पहले, हमने पॉडकास्ट भी शूट किया था, और उस पॉडकास्ट में उस टाइम पे हमने डिस्कस किया था वॉच के बारे में, कि वॉच आ रही है उनकी। बट वॉच बेच रहे हो, मैं ये आपको जब लॉन्च होगा तब आपको पता चल जाएगा। और कहीं ना कहीं हमने क्लियर कर दिया था कि वॉच आ रही है। और ऑफ कैमरा भी मेरी बहुत सारी डिस्कशन हुई थी श्लोक से कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं इसके अंदर, कहाँ का प्रॉब्लम आ सकती है, और वो प्रॉब्लम्स अभी सामने निकल के नहीं आई है जो कि मैं सोच रहा था। क्योंकि अभी तक सबके सब लोग बात कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, मैं कह रहा हूँ आफ्टर सेल सर्विस का क्या होगा, किसी की घड़ी टूट जाएगी, किसी का सेंसर खराब हो जाएगा, किसी का कोई हेड खराब हो गया उसको वो बदलवाना है, वो उस चीज़ों को क्या होगा। अब श्लोक करवा देंगे, आप उनको भेजो, फिर वो करवा के भेजेंगे, इसमें कितना टाइम लगेगा, जब मार्केट और ज़्यादा एक्सपैंड करेगी तो क्या होगा। तो बहुत सारे इसके अंदर प्रॉब्लम थी। तो श्लोक से बात करके मुझे क्लियर हुआ था कि उनके लिए ना ट्रस्ट फॉर द कंज्यूमर, फॉर द ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कि लोगों को लगना चाहिए वो बहुत ट्रांसपेरेंट है, बहुत सारा क्लियर रहने की कोशिश करते हैं। बट कंपनी का सबसे बड़ा पिलर खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है अभी करेंटली जो पोजीशनिंग हो रही है। जो ट्रस्ट, जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी उनकी पोजीशनिंग के अंदर, वो खराब हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए था। तीसरी चीज़, कॉम्पिटिटर्स।
कॉम्पिटिटर से वो कैसे अलग है, हमने बात करी क्वालिटी के ऊपर, उनके बैंड की क्वालिटी अच्छी है, उनका डिज़ाइन यूनिक है, वो उसके अराउंड खेल सकते थे कुछ। तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से किसी भी ब्रांड की, किसी भी प्रोडक्ट की पोजीशनिंग स्टेटमेंट बनाई जाती है, कैसे सोचा जाता है। अभी जो मैं कर रहा हूँ ना, ये बहुत ही क्विक कर रहा हूँ, मतलब 2-2.5 घंटे के अंदर मैंने पूरा वीडियो सब कुछ एंड टू एंड कर दिया। बट एक्चुअली जब हम ब्रांड्स के लिए किया करते थे, ऑल्दो मैं नहीं कर सकता, मैं लीगली बाउंड हूँ कुछ सालों के लिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करने के लिए, पर जब हम करा करते थे उनको कई बार 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं पोजिशनिंग बनाने में कि किस तरीके से बनेगा, क्योंकि पोजिशनिंग ही तो कोर है। मार्केटिंग करना पैसों का गेम है, ऐड चलाना इस पैसों का गेम। आप 10 रुपये डालो, 100 रुपये डालो, 1000 रुपये डालो, जितने रुपये डालोगे उतने ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाओगे। अगर आपका खुद का डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे हम यूट्यूबर लोग हैं, हम लोगों का खुद का डिस्ट्रीब्यूशन है, हम जितनी ज़्यादा वीडियोस डालेंगे उतने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, वो उनको दिखाई देगा। और जितनी भी हमारी लर्निंग आई है, इससे हम बनाते हैं जॉब टू बी डन, मतलब क्या हमारी पोजीशनिंग होनी चाहिए। ये जो स्टेटमेंट है, ये बेसिक क्रक्स दे रहा हूँ आपको, उसके बाद में इसको रीडिफाइन किया जाता है बार 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 बार। हेल्प मी स्टे फिट, लुक स्टाइलिश एंड स्टे कनेक्टेड विदाउट ब्रेकिंग द बैंक। तो मेरे हिसाब से अभी जितना मैं सोच पा रहा हूँ, यही पोजीशनिंग स्टेटमेंट आइडल बननी चाहिए थी इनकी, और इसके अराउंड ही मैसेजिंग होनी चाहिए थी पूरी की पूरी। अब यहाँ पे एक और मैट्रिक्स आपको समझा देता हूँ, ऑल्दो इनके लिए शायद जरूरत नहीं है इस लेवल के ऊपर, बट हम बना सकते हैं, जो कि होता है वैल्यू मैप फ्रेमवर्क, जहाँ पर हम एक ग्राफ बनाते हैं वैल्यू और प्राइस के अंदर। इसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, जहाँ पर एक साइड पे हमारा प्राइस चल रहा होता है, एक साइड पे हमारी वैल्यू चल रही होती है, और यहाँ पर हम अपने कॉम्पिटिटर्स को मैप करते हैं। अगर वॉच की कैटेगरी की बात करके चले तो हमको खुद ऑनेस्टली करना है। यहाँ पर मुझे लगता है श्लोक ना अभी भी ना मान नहीं रहे हैं, कि उनको लग रहा है कि सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, बट मुझे लगता है जो उनके आसपास के लोग हैं शायद वो उनको नहीं बता रहे, या शायद वो अभी क्लियर नहीं है कि हाँ भाई कुछ हुआ है कांड, मुझे इस प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना पड़ेगा। अगर मेरी कंपनी को कोर वैल्यू ट्रस्ट थी और वो ट्रस्ट जा रहा है, तो मतलब हमने कुछ कांड किया है जो नहीं समझ पा रहे। बट मैं मान के चलता हूँ, हम अगर ऑनेस्टली करते हैं तो हम एक ग्राफ बनाएंगे और उसके अंदर देखेंगे जितनी वॉचेस है वो कैसी है, जहाँ पर हम एप्पल वॉच देखते हैं, प्राइस हाई है और वैल्यू भी हाई है। चाहे हम सैमसंग की वॉच की बात करके चले तो वो भी प्राइस हाई है, वैल्यू हाई है। दूसरी साइड पे बहुत सारी सस्ती ब्रांड की वॉचेस है, जिसपे बहुत सारे आपको सेंसर्स वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं, जहाँ पे वैल्यू भी ठीक है और प्राइस रिलेटिवली लो है। इसके बाद में वो बैंड वाली कैटेगरी आ जाती है और बहुत सारी ऐसी वॉचेस आ जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा सस्ती है, जिसमें शायद वैल्यू नहीं है और प्राइस एकदम नीचे है। और अगर इनके कॉम्पिटिटर्स की बात करके चले, जो एक्चुअल कॉम्पिटिटर्स है, ये तो हमने बात करके चली है कि जो फार अवे कॉम्पिटिटर्स है, जो एक्चुअल आ रहे हैं, जो कि सैमसंग की वॉच आ रही है जो इसी प्राइस रेंज में आ रही है, CM1 आ रही है जो इसी प्राइस रेंज के अंदर आ रही है। अब वहाँ पे अगर हम कंपेयर करके चले तो हमको समझ में आ रहा है कि वैल्यू और प्राइस के अंदर हम कहाँ पे रह रहे हैं। मैं इनके प्रोडक्ट को पोजीशनिंग ग्राफ में डाल ही नहीं रहा, क्योंकि इनको खुद डालना चाहिए। ये एक ऑनेस्ट खुद का डिसीजन होता है कि हमको क्या लगता है कि हम कहाँ पर सही कर रहे हैं, कहाँ पर गलत कर रहे हैं। मुझे अभी भी लगता है कि अनार का अगर पोजीशनिंग बेटर होती, प्राइस रेंज थोड़ा बेटर होता, तो शायद ये जो भी बॉम्ब फटे हैं, ये इस लेवल के बॉम्ब नहीं फटते। और अब बॉम्ब फट गए हैं तो उसको अगर बेटर तरीके से एड्रेस किया जाता तो शायद चीज़ें और बेटर हो पाती। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, हो सकता है श्लोक भी देख रहा हो, श्लोक देख रहा हो तो कमेंट कर देना। मैं ऑल्दो मेरा मन है कि वीडियो को लाइव होने के बाद में श्लोक को भेज दूंगा। तो अगर मैं इस वॉच को लॉन्च करता तो मैं किस तरीके से लॉन्च करता? सबसे पहली चीज़, मैं ना कहीं ऑडियंस से फीडबैक लेता रहता विद इन अ प्रोसेस, खुद से ना सोचता। एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं मार्केटिंग मायोपिया। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही होता है तो ऐसा ही होगा, क्योंकि क्या होता है हमेशा ना श्लोक डिज़ाइन की बात करता है तो उसके दिमाग में हमेशा डिज़ाइन ही चलता है। पर बहुत सारी और भी चीज़ें हैं ना, प्राइस कॉन्शियस मार्केट के अंदर रहते हैं इंडिया के अंदर, बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव होता है, हमेशा हम वैल्यू की बात करते हैं। तो क्या हमारी ऑडियंस के लिए ज़रूरी है, वो समझना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी था। मुझे नहीं पता श्लोक ने समझा नहीं समझा, बट मैं होता तो मैं उस ऑडियंस को और बेहतर समझने की कोशिश करता, कहीं ना कहीं पोल डालता रहता, कहीं ना कहीं मैं लोगों को बताता रहता कि भाई हम स्मार्ट वॉच बना रहे हैं। इसको बहुत सीक्रेट रखा गया, ऑल्दो 1 साल पहले से मुझे पता था कि अभी उसका डिज़ाइन बन रहा था उस टाइम पे, मुझे याद है। तो हमारी ऑडियंस क्या चाहती है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, मैं धीरे धीरे फीडबैक लेता रहता, तो मुझे पता लग जाता किस प्राइस रेंज में प्रोडक्ट फटेगा, किस प्राइस रेंज में क्या होगा। जिनको प्राइसिंग समझ नहीं है ना, एक बहुत पहले वीडियो बनाई थी प्राइसिंग के ऊपर, जिसमें दुनिया की सारी प्राइसिंग मॉडल समझा दिए थे विद पूरा टेक्निकल एनालिसिस, जाके देख लेना उसको, उसमें पूरा समझा रखा है। तो सबसे पहले मैं ऑडियंस का परसेप्शन जानता, उनकी प्राइसिंग जानता, उसके हिसाब से मैं प्रोडक्ट को लॉन्च करता। और इनफैक्ट मुझे लगता है कि अगर मैं बिल्ड इन पब्लिक पहले ही शुरू कर देता तो ज़्यादा बेटर रहता,
मतलब जब हम डिज़ाइन बना रहे थे, डिज़ाइन को ब्लर कर देते, दिखा देते भाई हम डिज़ाइन बना रहे हैं, हमारा कुछ बन रहा है। अब मैं फैक्ट्री में गया हूँ भाई, ये फीचर्स मिल रहे हैं हमको, ये प्रोसेसर मिल रहा है। लोगों से पूछ के ओपिनियन लिया जाता कि हम इस फीचर की तरफ जाए ना जाए। लोगों से पूछ के पूछा जाता कि हमको क्या ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा रखना चाहिए। तो इससे क्या होता है, लोग ना कनेक्ट करने लग जाते हैं, लोगों को लगता है मेरा प्रोडक्ट है। बिल्डिंग पब्लिक का जो असली मजा है ना वो यही है। हमने भी एक सीरीज शुरू करी थी कुछ टाइम पहले, बिल्डिंग पब्लिक, जो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि मेरे लिए बहुत पर्सनल लेवल पे मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एजेंसी चल रही थी, यूट्यूब मेरी प्रायोरिटी नहीं था। बट मुझे लगता है बिल्डिंग पब्लिक ना बहुत ही तोड़ कॉन्सेप्ट है। आप कुछ भी बना रहे हो ना, बनाते वक्त ऑडियंस से उसी टाइम फीडबैक ले रहे हो। यहाँ पे आप ये नहीं डर रहे मेरा आइडिया चोरी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, कर ले चोरी भाई। मैं ऑडियंस से फीडबैक लूंगा, उसके हिसाब से कुछ बनाऊंगा, फिर ऑडियंस को दिखाऊंगा, फिर लूंगा। इससे ना प्रोडक्ट बहुत बेहतर बनता है। जो नेगेटिव हेट अभी आ रही है ना वो पहले ही क्लियर हो जाती। लोग कहते हैं स्टेनलेस बॉडी नहीं है, ये नहीं है। आप जब बन रहा था आप दिखाते हैं भाई ये मोल्ड बना स्टेनलेस स्टील का, मुझे लगता है ये कमी है। तो मेरे हिसाब से बिल्डिंग पब्लिक, मैं अगर पर्सनली होता तो बिल्डिंग पब्लिक पहले थोड़ा सा स्टार्ट करता। प्रोडक्ट लॉन्च से पहले मैं हाइप का डर नहीं लगता मुझे। हाइप बनानी होती, मैं लॉन्च की हाइप बना लेता, बट मैं स्टार्टिंग से ही धीरे धीरे बिल्ड कर रहा होता। हमारा प्रोडक्ट आ रहा है, देखो ऐसा दिख रहा है, देखो ऐसा हो रहा है। शायद मैं डिज़ाइन को अगर मैं थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रखना चाहता था तो मैं ब्लर कर सकता था। उसके बाद में जब मैं प्रोडक्ट लॉन्च करता ना, तो मैं प्रोडक्ट लॉन्च करता बहुत ही ज़्यादा बीटा लेवल के ऊपर। मैं मार्केट में बहुत फुल फ्लेजेड प्रोडक्ट को लॉन्च ही नहीं करता डे 1 के ऊपर। मेरे फेजेस में वॉचेस आनी चाहिए थी। जिस लेवल का भी मार्केट में ग्रैंड लॉन्च किया गया ना, ये ग्रैंड लॉन्च होना चाहिए था मेरा शायद वर्जन 2 वर्जन 3 के अंदर। मेरे को कोई पैसे की जल्दी नहीं होती। मैं कहता पहले एक वर्जन निकालेंगे, 1000-2000 वॉचेस का बैच निकालेंगे, और वही 2000 अपनी जो कोर ऑडियंस होगी ना, एकदम कोर ऑडियंस, उन्हीं को देंगे जिन्होंने बिल्डिंग पब्लिक में हमारे साथ पार्टिसिपेट किया होगा। तो उनकी गड़ी होगी, वो उन्हीं के साथ में कुछ ऐसी चीज़ करेंगे, वो लोग के अपना भाई है। उनसे जेन्युइन फीडबैक्स लेंगे जिसके हिसाब से हम अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट वगैरह करेंगे। अभी के टाइम पे 4-5 हज़ार वॉचेस ही तो बिकी है। 5 हज़ार वॉचेस में इतना बवाल हो गया। अगर हम 2000 लोगों को दे रहे थे जो कि हमारे एकदम अंधे फॉलोअर्स है, और उनको क्लियर कट कह के बोलते कि भाई बग्स है बहुत सारे, मैं क्लियर कर रहा हूँ, तुम्हारे सामने प्रोडक्ट बनाए, क्या बनाया, ये खर्चा आ रहा है, मैंने तुमको दे दिया है। हो सकता है मुझे लॉस हुआ है, मैं ले लेता लॉस स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि मैं बड़े गेम के लिए खेल रहा हूँ। यहाँ पर मैं कस्टमर का फीडबैक लेता, वहाँ से इटरेशन करता, समझ में आता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अपना सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा क्लीन करता लेवल 1 के अंदर। उसके बाद में मैं दोबारा से वॉच को लॉन्च करता। जब मैं दोबारा से वॉच को लॉन्च करता तो मैं सेंसर अपग्रेड कर सकता था, बहुत सारी लर्निंग्स आती मेरे पास में, सॉफ्टवेयर को और बेटर कर सकता था, बहुत सारी चीज़ें कर सकता था। उससे फीडबैक से फिर इकट्ठा करके मैं तीसरा करता। दैट डिपेंड्स कि बंदा किस लेवल तक जाना चाहता है। बट मेरा एक्सपीरियंस ऐसा कहता है कि जिस लेवल पे अगर आप वॉच लेवल तक जाना चाहते हो और जिस लेवल पे लोग चाह रहा था, मैं पर्सनली 3 लेवल तक इटरेट करता प्रोडक्ट को, तभी जाके वो प्रोडक्ट शायद उस फाइननेस पे निकल पाता। बट कहानी ये है 3 लेवल तक मार्केट खत्म हो चुकी होती। अभी हम देख रहे हैं स्मार्ट वॉचेस डिक्लाइन पे जा रही है। तो अगर वॉचेस डिक्लाइन के ऊपर जा रही है तो 3 साल के बाद में मार्केट कहाँ होती पता नहीं। शायद रिंग्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी होती है, रिंग्स की तरफ ज़्यादा चला गया होता। तभी मैंने बोला शायद मैं वॉच ना बनाता, शायद मैं रिंग्स की तरफ जाता। तो सिंपल सी बात, अगर आपको कभी भी कोई भी पोजिशनिंग स्टेटमेंट बनानी है, अपनी टारगेट ऑडियंस को समझो, अपने आप से ऑनेस्ट रहो, जो भी आप डिलीवर करने वाले हो उसी के अराउंड मार्केटिंग करो। ओवर एक्सट्रीम एंगल्स की तरफ कभी मत जाओ। इमोशनल कनेक्शन बनाना, इमोशन ट्रिगर्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी मार्केटिंग के लिए, तो उसका जरूर यूज करो, बट अंडर डिलीवर मत करो। हमेशा ओवर डिलीवर ही होना चाहिए। लोगों को लगना चाहिए अरे इसमें तो कुछ भी नहीं होगा, जब वो देखे अरे ये क्या आ गया है। जब भी चीज ओवर डिलीवर होती है तो आप नॉर्मल फैन से सुपर फैन बनाते हो। अपने डिफरेंशिएशन के ऊपर काम करो जितना ज़्यादा हो सकता है, कैसे आप अपने आप को अलग बना सकते हो। और अलग दिखाने के लिए नहीं करना है, अलग एक्चुअली बनाना है कि कैसे हम अपने आप को अलग दिखा सकते हैं कि हम क्यों अलग है। उसके बाद ऑडियंस जितना भी फीडबैक आता है उस पर इटरेट करो। नॉर्मली हम क्या करते थे, ये बेस्ट तरीका है, ऑल्दो ये यूट्यूबर्स के लिए सही नहीं है। प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले प्रोडक्ट को टेस्ट किया जाता था, जहाँ पर एक छोटा सा एड कैंपेन बना के रन किया जाता था। वहाँ से हम ऑडियंस का फीडबैक लेते थे और समझते थे कि प्रोडक्ट चलेगा या फिर नहीं चलेगा। मैंने एक इसी चैनल के ऊपर फ्री वर्कशॉप कर रखी है प्रोडक्ट वैलिडेशन के ऊपर, उसको देख लेना। उसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन्ड है कि किस तरीके से प्रोडक्ट को टेस्ट किया जाता मार्केट के अंदर। बाकी मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा पोजिशनिंग के बारे में, किस तरीके से पोजिशनिंग करी जाती है। मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी पोजिशनिंग मिस्टेक करेगा अपनी लाइफ के अंदर।
अंदर। जिन लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, ऑनेस्टली बताना मज़ा आ रहा है जो आजकल मैं वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ या फिर नहीं। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग रफून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना। शहजादा मैं हुआ जो रानी तू बनी, क्या करूँ अब दुआ कुछ बाकी ही